Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. Hey guys, welcome back to E for Education. आज हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड का सेकंड टॉपिक करेंगे जिसको हम लोग आर्गूमेंट्स फॉर प्रोटेक्शन कहते हैं। आर्गूमेंट्स फॉर प्रोटेक्शन को समझने के लिए कि जी कौमें या ममालिक प्रोटेक्शन को क्यों अडॉप्ट करते हैं, उसको समझने के लिए या उसके आर्गूमेंट्स देने के लिए हमें पहले तो ये समझना चाहिए ना कि यार प्रोटेक्शन आया किस चीज़ के मुकाबले में था। प्रोटेक्शन हमारे पास फ्री ट्रेड के मुकाबले में आया था बेसिकली। अब फ्री ट्रेड में हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई हमारे पास उसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती, जबकि प्रोटेक्शनिज्म में हमारे पास क्या हो जाती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो जाती है बिकॉज गवर्नमेंट वांट टू प्रोटेक्ट देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। ओके, सो इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की तरफ चले जाते हैं और हम लोग कहते हैं कि ये जो इशू था इट वाज रेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द क्लासिकल ऑथर्स दैट व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट ट्रेड पॉलिसी और कमर्शियल पॉलिसी ऑफ द कंट्री। मर्केंटलिस्ट जो थे वो ये कहते थे कि जी हमारे मुल्क की जो वेल्थ है वो ज़्यादा होनी चाहिए एंड दे आर्गू that in order to grow richer a country had to try to make as many things as possible within its own borders and reduce to an absolute minimum its reliance on the foreign imports। ठीक, आपने फॉरेन इंपोर्ट्स को कर्ब करना है। ठीक, अब अगर आप लोग देखें फॉरेन इंपोर्ट्स जब आपके पास कर्ब किए जा रहे हैं या उनके ऊपर अपनी रिलायंस कम से कम की जा रही है, तो मर्केंटलिज्म में भी आपके पास प्रोटेक्शनिज्म को इंट्रोडक्शन उसका होता है। ओके, मतलब नहीं कहते कि नहीं, मतलब ये नहीं कहा जाता कि यार उस नहीं होता, लेकिन होता है उसमें। सेकेंडली आपके पास क्या होता है, एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है आपके पास डेविड रिकार्ड हो गए, एडम स्मिथ हो गए, दे आर्गूड कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड होनी चाहिए आपके पास, और ये जो है ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो कमर्शियल पॉलिसी जो थी उसमें बड़ी चेंजेस की गई व्हेन द वेव ऑफ प्रोटेक्शनिज्म जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा जो है इट just swept all over the world, and it was argued that at that time that though some trade is better than no trade, but there is no reason to suppose that free trade is the best। okay, अब हमारे पास फ्री ट्रेड को हम लोग देखते हैं कि ये फ्री ट्रेड क्या होता है। International trade that is free from all the artificial barriers such as tariffs, कोटाज, आपकी एक्साइज ड्यूटीज, आपकी फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स जो होते हैं, इसको इससे जो है ना बिल्कुल जितनी भी गवर्नमेंटल बैरियर्स हैं उनसे फ्री होनी चाहिए ट्रेड। ये आपके पास फ्री ट्रेड की डेफिनेशन है। इन अदर वर्ड्स फ्री ट्रेड इंप्लाइज एब्सेंस ऑफ ऑल द गवर्नमेंटल इंटरवेंशंस, ठीक है जी, ऑन इंटरनेशनल exchange among different countries of the world। This approach is based on the argument that more trade makes us wealthier and is therefore a good thing। प्रोटेक्शनिज्म को अगर हम लोग डिफाइन करें तो प्रोटेक्शनिज्म आपके पास है कि इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ऑफ फॉरेन कंपटीशन, फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ठीक है जी, आपने अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन, एंड दिस मीन्स दैट गवर्नमेंट इंटरवीन्स इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। जब आपने अपने मुल्क की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, और गवर्नमेंट ऐसे इंटरवीन करेगी कि बाहर से आने वाले इंपोर्ट्स पर हायर टैरिफ्स लगाए जाएंगे, हायर ड्यूटीज लगाई जाएंगी, हायर टैक्सेस लगाए जाएंगे, कस्टम ड्यूटी उनकी ज़्यादा हो जाएगी, और जिससे क्या होगा कि जी आपके पास वो चीज़ जो है वो महंगी कर दी जाएगी। दस प्रोटेक्शन इज द एंटायर थीसिस ऑफ द फ्री ट्रेड और अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड हो जाता है। आर्गुमेंट्स फेवरिंग फ्री ट्रेड को अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे पास ग्रेटर इंटरनेशनल कॉपरेशन होता है, कंपटीशन स्पिरिट जो है इसमें प्रिवेल करता है, एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है, ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी, फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस होता है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ द डोमेस्टिकली अनअवेलेबल गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स होता है। अगर हम लोग देखें एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है, देखिए फ्री ट्रेड जो है ना ये
सिक्योर करता है, इट सिक्योर्स ऑल द एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ द लेबर. ईच कंट्री विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स इन विच इट हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज ओवर इट्स ट्रेडिंग पार्टनर. कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी हम लोगों ने डेविड रिकार्डो की अपने पिछले लेक्चर में पढ़ी है, उसको भी आप जरा सुन लीजिएगा तो आपको ये समझ आ जाएगी कि बात बेसिकली किस चीज की हो रही है. ठीक है, दिस विल लीड टू द ऑप्टिमम एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड हैंस इकोनॉमी इन द प्रोडक्शन. क्या है कि जी जब आपके पास फ्री ट्रेड होगा, जब आपके पास फ्री ट्रेड होगा तो मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो क्या करेंगे, स्पेशलाइजेशन करेंगे उन चीज़ों में जो कि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. और जब वो उनमें स्पेशलाइजेशन करेंगे, अपनी जो उनकी लेबर है वो उसको जो है ट्रेन करेंगे, एजुकेट करेंगे, तो वो चीज़ें बनाएंगे जो कि कंपैरेटिव एडवांटेज है जिनमें उनको बनाने में, जिनकी ट्रेड ज़्यादा हो सकती है, जिसकी कॉस्ट उनको कम आ रही है, वो चीज़ें जो है प्रोड्यूस करेंगे. एंड हैंस इकोनॉमी जो है वो आपकी जो है उसमें एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज होगी आपकी, और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी होगी इन द प्रोडक्शन. दूसरा आपके पास है ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी. बिकॉज ऑफ द अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड ग्लोबल आउटपुट जो है आपका वो इंक्रीज करता है सिंस स्पेशलाइजेशन. एफिशिएंसी जो है आपकी वो एटसेट्रा मेक प्रोडक्शन एट लार्ज स्केल. और आपके पास क्या होता है कि फ्री ट्रेड जो है एनेबल करती है कंट्रीज को टू ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विसेज एट चीपर प्राइस. जब आपको वो सब कुछ सस्ते में मिल रहा होता है तो फिर क्या होता है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बुलंद होता है, ऊंचा जाता है. और जब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा जाता है तो उससे क्या आता है, आपके पास प्रॉस्पेरिटी आती है. दिस फ्री ट्रेड लीड्स टू द हायर प्रोडक्शन, हायर कंजम्पशन एंड हायर ऑल राउंड इंटरनेशनल प्रॉस्पेरिटी. कंपटीशन स्पिरिट प्रिवेल करता है. फ्री ट्रेड जो है आपका, इट कीप्स द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन ऑफ द इकोनॉमी एज देयर एग्जिस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ द इंटेंस फॉरेन कंपटीशन. Under free trade, domestic producers do not want to lose their ground. So competition से आपके पास efficiency आती है कि जी अगर फॉर एग्जांपल आपके मुल्क में फ्री ट्रेड का रुझान है और प्रोटेक्शनिज्म को नहीं अपनाया जाता, बाहर की चीज़ों को आसानी से आने दिया जाता है, तो उससे क्या होगा कि बाहर की सस्ती चीज़ आपके पास पहुंचेगी. और जब बाहर की सस्ती चीज़ आपके पास पहुंचेगी तो आपके मुल्क के अंदर की इंडस्ट्री जो है या आपके मुल्क के अंदर के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्या करेंगे, वो गैरत खाएंगे इस चीज़ के ऊपर कि यार हम लोग खुद क्यों नहीं बनाते. जब हम खुद बनाएंगे तो जाहिर है वो कहेंगे कि यार हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है या हमारी एफिशिएंसी नहीं है या हम लोग वो चीज़ उस वैरायटी की या उस क्वालिटी की नहीं प्रोड्यूस करते. तो फिर क्या होता है कि वो एफिशिएंट बनाते हैं अपने आप को, क्योंकि वो अपना ग्राउंड नहीं खोना चाहते, वो अपना कारोबार तो करना चाहेंगे. और जब वो अपना कारोबार करना चाहेंगे तो फिर वो एफिशिएंसी को अपने को इंक्रीज करेंगे, अपने आप को स्पेशलाइज करेंगे, अपनी जो प्रोडक्शन है उसको अच्छी क्वालिटी का वो बनाएंगे. इसके बाद आपके पास एक्सेसिबिलिटी ऑफ द डोमेस्टिकली अनअवेलेबल गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स. जो चीज़ें आपको डोमेस्टिकली नहीं है आपके पास, आपको उन तक एक्सेस मिल जाता है. ठीक है जी, आप उन तक एक्सेस हासिल कर लेते हैं और आपको जो है हम लोग कह सकते हैं कि जी बाहर से वो चीज़ें जो है आसानी से और सस्ते में आपको जो है वो मिल जाती हैं. अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है ग्रेटर इंटरनेशनल कॉपरेशन एज द फ्री ट्रेड सेफ गार्ड्स against the discrimination. Under free trade there is no scope for concerning raw material or commodities by any country. So free trade जो होती है, it can thus promote international peace and stability through economic and political cooperation. इसलिए आपके पास जो फ्री एंड इट विल बी फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस होगी आपके पास, कि फ्री ट्रेड जो है इज फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस. ब्यूरोक्रेसी एंड करप्शन आर वेरी मच एसोसिएटेड विद अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड. जब आपके पास देखें, गवर्नमेंट जो होती है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आपकी ट्रेड पॉलिसीज बनाती है इन प्रोटेक्शनिज्म, क्योंकि उन्होंने अपनी मुल्क की ट्रेड को क्या करना होता है, उनको उन्होंने सिक्योर करना होता है, उन्होंने उनको प्रोटेक्ट करना होता है. और उन चीज़ों को वो जब हम लोग कह देते हैं कि जी जब उन्होंने उन चीज़ों को अपॉइंट करना, सॉरी उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना होता है. देखिए हमेशा एक चीज़ याद रखें, हमारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं ना, गवर्नमेंट्स हमारी तीन किस्म की होती हैं. सो गवर्नमेंट की तीन वो होते हैं, ब्रांचेस होती हैं हमारी, ये तीन पिलर्स होते हैं. एक आपका लेजिस्लेचर होता है, एक आपका एग्जेक्टिव होता है और एक होता है आपका जुडिशरी. जुडिशरी क्या करती है कि जो लेजिस्लेचर बेसिकली क्या करता है आपके पास, वो आपके पास लॉ बनाता है. जुडिशरी क्या करती है, उन लॉज को वो क्या करती है, इंटरप्रेट करती है कि आया ये आपके जो हम लोग कह सकते हैं कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, क्या ये उसके मुताबिक है भी ये लॉ या नहीं है. आया ये जो आपका लॉ बना हुआ है, क्या ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो नहीं कर रहा.
तीसरे नंबर पे आ जाते हैं एग्जेक्टिव्स। एग्जेक्टिव्स जो है ना उन लॉज को जो कि आपके लेजिस्लेचर ने जिनको बनाया है, जिनको आपकी जुडिशरी ने इंटरप्रेट किया है, एग्जेक्टिव उनको क्या करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो एग्जेक्टिव्स जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो एग्जेक्टिव्स में आपके पास मुख्तलिफ किस्म के एग्जेक्टिव्स होते हैं। एक आपका पॉलिटिकल एग्जेक्टिव होता है जिसको आप लोग कह देते हैं कि जी ये आपके पास इलेक्टेड एग्जेक्टिव है, और चीफ एग्जेक्टिव जो होता है आपके पास वो पाकिस्तान के केस में आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है जी, ये चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री होता है, जबकि उसके नीचे जो डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं आपके, ठीक है जी, सूबाई लेवल पर और जो क्या कहते हैं उसको मुल्की लेवल पर या सेंट्रल या फेडरल लेवल पर, वो जो है आपके प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो है वो काम कर रहे होते हैं। ये उनके पॉलिटिकल हेड्स होते हैं। अब इनके नीचे आपके अपॉइंटेड हेड्स होते हैं, ठीक है जी, और ये अपॉइंटेड हेड्स जो हैं वो पॉलिटिकल हेड्स की बातों को लेकर आगे चल रहे होते हैं। ये जो अपॉइंटेड हेड्स हैं ये बेसिकली आपके पास ब्यूरोक्रेसी है, जो सेक्रेटरी से लेवल के से लेकर जो है ग्रेड 14 तक आ जाती है। ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेसी हैं, ये सारे के सारे आपके पास जो है ना वो है। अब आपके पास फ्री ट्रेड जो है जब आपके पास होगी तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होगी, और जब गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होगी तो ब्यूरोक्रेसी की इंटरवेंशन नहीं होगी, और जब ब्यूरोक्रेसी की इंटरवेंशन नहीं होगी तो आपके पास क्या है कि जी करप्शन का जो आपके पास थोड़ा बहुत आप उनको किसी चीज़ के ऊपर मलाइन कर भी सकते हैं तो वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। आर्गूमेंट्स अगेंस्ट फ्री ट्रेड आपके पास क्या है, अब वो अगर हम लोग देखें तो एक तो ये है कि advantages not for LDCs, harmful for domestic industries, danger of over dependence होता है इसमें, penetration of harmful foreign products है, and inefficient industries जो हैं they will remain perpetually inefficient। अब उसमें क्या है, advantages not for LDCs आपके पास जो है उनके लिए क्या कहता है कि फ्री ट्रेड में बी एडवांटेजेस फॉर एडवांस्ड कंट्रीज। LDCs बेसिकली लेस एडवांस्ड कंट्रीज को कहते हैं, ठीक है जी, ये उसका एब्रीविएशन है। सो फ्री ट्रेड पे आपके पास एडवांटेजेस हो सकता है या फायदा मंद हो सकता है फॉर एडवांस कंट्रीज, लेकिन जो आपकी बैकवर्ड इकोनॉमीज हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं होता। फ्री ट्रेड हैज ब्रॉट इनफ मिजरी टू द लेस पुअर और लेस डेवलप्ड कंट्रीज। इंडिया जो है इसकी क्लासिकल एग्जाम्पल है। शायद मैं पिछली एक वीडियो में इस चीज़ का जिक्र भी कर चुका हूँ, लेकिन नहीं भी किया तो फिर भी हम लोग सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से आपकी जो हम लोग कहते हैं ब्रिटिश जो है ब्रिटिश एम्पायर ग्रो हुई और उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया, और कॉलोनी बनाकर फिर उसको जो है ना पड़ोसी की भैंस समझ के उससे फ़ायदे हासिल किए कि जी पड़ोसी की आंख बंद है तो दूध हासिल कर लिया, पड़ोसी सोया हुआ है तो गाय ज़िबा करके वो गिरा दी। तो बेसिकली ये था कि जी उसके साथ बड़ा नारवा किस्म का सलूक रखा गया है, ठीक है जी। और ये बेसिकली कोलोनाइजेशन का जो है एसेंस होता है हमारे पास। अब ये जो कोलोनाइजेशन का ये जो एसेंस आया है आपके पास, असल में ये आपके पास मार्केंटलिज्म की वजह से आया, फ्री ट्रेड की वजह से नहीं आया। मतलब वैसे तो जो प्रोटेक्शनिज्म के जो मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि जी इंडिया में ब्रिटिश जो है वो आए तो फ्री ट्रेड करने के लिए थे, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके मुल्क के ऊपर ही कब्जा कर लिया, ठीक है जी। आपके मुल्क के ऊपर जो है उन्होंने इतनी लोगों की आपकी डिपेंडेंस उसके ऊपर इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोग बिल्कुल ही उसके बगैर वो नहीं कर सकते थे। सो फ्री ट्रेड प्रिंसिपल्स जो हैं हैव ब्रॉट कॉलोनियल इंपीरियलिज्म इन इट्स वेक। उसके बाद आपके पास विच आई थिंक इज नॉट ट्रू, लेकिन हर एक चीज़ का अपने को होता है। उसके बाद आपके पास है हार्मफुल फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। It may ruin the domestic industries because of the free trade. Imported goods become available at cheaper prices, जो कि हम लोग उधर बात भी कर चुके हैं। Thus, an unfair and cutthroat competition develops between the domestic and foreign industries. In the process, domestic industries are whipped out. इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की अगर हम लोग बात करें या पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स की अगर हम लोग बात करें, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री जो है इसमें बहुत ज़्यादा उसने सफ़र किया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजीम, उसने बड़ा सफ़र किया था। ओके, अब उसके बाद आपके पास इनएफिशिएंट इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो आपके पास परपेचुअली इनएफिशिएंट ही रहती हैं। वो क्यों होती हैं? फ्री ट्रेड जो है आपके पास वो बेसिकली आपके पास कहता है कि जी फ्री ट्रेड कैन नॉट ब्रिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। कंपैरेटिव कॉस्ट प्रिंसिपल स्टेट्स दैट कंट्री स्पेशलाइजेज इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्यू कमोडिटीज। ऑन द अदर हैंड इनएफिशिएंट इंडस्ट्रीज जो हैं वो आपके पास वहाँ पे
निगलेक्टेड रह जाती हैं कि यार अब ज़ाहिर है कंपैरेटिव कॉस्ट प्रिंसिपल या कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी के मुताबिक तो आपके पास स्पेशलाइजेशन ही मस्ट है ना, और वो इंडस्ट्री जो कि बेचारी है ही इनएफिशिएंट, नई बनी हुई है, उस पर स्पेशलाइजेशन है ही नहीं, तो वो तो इनएफिशिएंट ही रहेगी, उसको तो ग्रो करने का मौका ही नहीं मिलेगा, और जब उसको ग्रो करने का मौका नहीं मिलेगा तो वो उगने से पहले ही दब के मर जाएगी। उसके बाद आपके पास है डेंजर ऑफ ओवर डिपेंडेंस। फ्री ट्रेड जो है इट ब्रिंग्स द डेंजर ऑफ डिपेंडेंस, कंट्री में फेस इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ इट्स इंटरनेशनल ट्रेडिंग पार्टनर्स, सफर्स फ्रॉम इट, इंटरनेशनल ट्रेडिंग पार्टनर सफर्स फ्रॉम इट, और इसी वजह से आपके पास 1929 या 1930 का जो ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिका में, उसकी वजह से पूरी दुनिया में हलचल मच चुकी थी। ओके, 2008 का जो आपका एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था अमेरिका में आया था, ठीक है जी। अब वो अमेरिका में किस तरीके से आया था उसके ऊपर हम लोग एक इंशाल्लाह एक अलहदा वीडियो भी बनाएंगे। 1929 टू 1930 का जो ग्रेट डिप्रेशन है इसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, और ये 2008 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। और अगर आप लोगों में से किसी ने CSS PMS की पढ़ाई की हुई है और उन्होंने US हिस्ट्री रखा हुआ है तो उनको तो ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी। सो उसकी वजह से क्या होता था कि जी इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगता है कि इसकी ही वजह से आपके पास अमेरिका में जनरेट होने वाला ग्रेट डिप्रेशन और 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे दुनिया पे जो है वो चला गया था, बिकॉज ओवर डिपेंडेंस हो गई थी आपकी। इसके बाद आपके पास पेनिट्रेशन ऑफ हार्मफुल फॉरेन कमोडिटीज, ड्रग्स आ जाते हैं आपके पास, ठीक है जी। अफ्यून आ जाती है, वो क्या कहते हैं अफ्यून को अंग्रेजी में, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा। ओपियम, ओपियम जो है वो बहुत ज़्यादा आपके उसमें आ जाती है। सो ओपियम आ गई। चर्स में तो माशाल्लाह से पाकिस्तान वैसे भी खुद कफ़ील है, हमारे ये जो जनूबी अजला हैं, ठीक है जी, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा वो रहते हैं। अफ़गानिस्तान हमारे साथ है, अफ़गानिस्तान में पोस्ट की काश्त बहुत ज़्यादा होती है। अब पोस्ट की काश्त अगर किसी मुल्क में उसको लीगल करार दिया भी गया है तो वो उसको मेडिकल की वजह से दिया गया कि जी मेडिकल यूजेस उसके बहुत ज़्यादा हैं। अगर वीट की कास्ट को अगर उन्होंने लीगल किया भी हुआ है तो उसके मेडिकल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मेडिकली बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। ये नहीं कि जी बंदा फूंक के और टुन हो के बैठ जाए, ऐसा नहीं होता। सो बेसिकली जब आपके पास फ्री ट्रेड होती है तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको भी ज़ाहिर कोई रोक टोक तो होती नहीं है, तो ये भी आपके पास विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जो है ये भी जाती रहती हैं। इन व्यू ऑफ ऑल दीज आर्गूमेंट्स अगेंस्ट फ्री ट्रेड, गवर्नमेंट्स ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं इन पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड वर इनकरेज टू रिजॉर्ट टू सम काइंड ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस टू सेफगार्ड नेशनल इंटरेस्ट्स। अब आपके पास आर्गूमेंट्स फॉर प्रोटेक्शन जो हैं, ठीक है, वो आपके पास तीन किस्म के हैं। एक तो है आपके पास नॉन इकोनॉमिक आर्गूमेंट्स है, एक आपके पास फेलेशियस या डूबियस आर्गूमेंट्स हैं, और तीसरे आपके पास इकोनॉमिक आर्गूमेंट है। फेलेशियस या डूबियस आर्गूमेंट के बारे में वो कहता है कि दे डू नॉट स्टैंड आफ्टर स्क्रूटनी, ठीक है। दीज arguments are dubious in nature in sense that both are true. To keep money at home is one such fallacious argument. By restricting trade, a country need not spend money to buy imported articles. If every nation pursues the goal, ultimately global trade जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी स्क्वीज करना शुरू कर देगी। इकोनॉमिक आर्गूमेंट में आपके पास जो है वो इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट आ जाता है, डाइवर्सिफिकेशन आर्गूमेंट आ जाता है, स्ट्रेटेजिक ट्रेड एडवांटेज आर्गूमेंट आ जाता है, एंटी डंपिंग आ जाता है, आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट आर्गूमेंट आ जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे होगा, तो उसको आप देख लीजिएगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगी। और एम्प्लॉयमेंट आर्गूमेंट आ जाता है। इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट क्या है कि व्हेन द इंडस्ट्री इज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इट्स कॉस्ट विल बी हायर, इट इज टू immature to reap economies of the scale at its infancy. Workers are not only inexperienced but also less efficient. So if this infant industry is allowed to grow independently, surely it will be unable to compete effectively with the already established industries of other countries. आपके मुल्क में अगर आप एक शहर में बैठे हुए हैं, एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ, और उधर जो है आपके पास अच्छे से अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, अच्छे से अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, अच्छे से अच्छा मुख्तलिफ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, ठीक है जी। अब एक और डॉक्टर आता है और वो जो है आपके पास जाता है, फॉर एग्जांपल उसने अगर तो किसी ऐसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन की है कि जो पहले से मार्केट में नहीं है, फिर तो वो चल जाएगा। और अगर उसने कोई ऐसी फील्ड में वो किया है, फॉर एग्जांपल कार्डियोलॉजी में उसने जो है वो किया हुआ है, और पहले से भी वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट अच्छे खासे
बड़े बड़े लायक लोग जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। तो ये जो बेचारा है नया डॉक्टर जो है ये तो नहीं चल पाएगा ना। जाहिर है स्टार्ट में नया नया वो अभी उसने एफसीपीएस जो है उसने कंप्लीट किया और वो आके बैठा हुआ है मार्केट में, तो उसके पास तो लोग नहीं जाएंगे। वो क्यों नहीं जाएंगे? वो इसलिए नहीं जाएंगे कि भाई ये नया बंदा है, और ये लोगों की मैंटेलिटी होती है। अच्छा, एक तो लोगों की मैंटेलिटी हो गई, दूसरी बात ये होती है कि जी आप इस चीज़ को भी देख रहे होते हैं कि जो नया बंदा है एक्सपीरियंसड नहीं होता। एक बंदा है जिसने 14-15 साल लगाए हुए हैं उस फील्ड में, उसने हर एक किस्म के मरीज से जो है इंटरेक्ट किया हुआ है, उसको बर्दाश्त किया हुआ है, उसको इलाज उसका किया हुआ है। उसके एक्सपीरियंस में और इसके एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। सो नया बंदा इनएक्सपीरियंसड होगा। अब जब वो इनएक्सपीरियंसड है तो वो लेस एफिशिएंट भी होगा आपके पास, बिकॉज एक्सपीरियंस से ही आपकी एफिशिएंसी आती है। सो क्या होता है कि जी वो जो डॉक्टर है वो जो आपके पास प्रोटेक्शनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, प्रोटेक्शनिज्म का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके मुताबिक वो बहुत जल्द जो है मार्केट छोड़कर और भाग के चला जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन आर्गुमेंट आपके पास क्या है कि एज फ्री ट्रेड इंक्रीजेस स्पेशलाइजेशन, सो प्रोटेक्टेड ट्रेड ब्रिंग्स in diversified industrial structure. By setting up newer and variety of industries through protective means, a country minimizes the risk in production. Comparative advantage principle dictates narrow specialization in the production. उसके बाद आपके पास होता है एम्प्लॉयमेंट आर्गूमेंट। एम्प्लॉयमेंट आर्गूमेंट क्या है आपके पास कि प्रोटेक्शन कैन रेज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टैरिफ्स में रिड्यूस इंपोर्ट्स इन द process, imports competing industries imports competing industries जो है वो फ्लरिश करेंगी। इन एडिशन import substitution industries, that is the substitution of the domestic production for import of manufacturers जो है वो भी आपके पास डेवलप करती हैं। the strategy of import substitution industry promote domestic industry at the expense of the foreign industry. balance of payment argument ये होता है आपके पास कि a deficit in the balance of payment can be cured by curtailing imports. However, imports will decline following a rise in tariff rate, and provide other trading partners do not retaliate by imposing tariffs on a country's export. एंटी डंपिंग जो है आपके पास क्या होता है, अक्सर औकात जो आपकी गवर्नमेंट्स होती हैं वो आपकी इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या दे रही होती हैं, वो आपकी इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा देने के लिए उनको कहती हैं कि आप मुल्क के अंदर भले ही महंगी चीज़ें बेचो, लेकिन आप मुल्क के बाहर जो है वो सस्ती चीज़ें बेचोगे। और जब आप मुल्क के बाहर सस्ती चीज़ें बेचते हैं तो फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है उनको मुख्तलिफ़ किस्म की उसको क्या कहते हैं, आपके पास वो जो इंडस्ट्रीज हैं वो आपके पास आपकी गवर्नमेंट से सब्सिडीज़ ले लेती है। सब्सिडाइज्ड चीज़ें वो क्या बेचती हैं, मुल्क के बाहर बेच रही होती हैं, और आपके अंदर जो है वो क्या होता है, महंगी चीज़ें बिक रही होती हैं। सो डंपिंग इज़ आउटलॉड बाय द इंटरनेशनल ट्रेड्स सच एज WTO। इसको उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब एक सॉर्ट ऑफ नहीं ठीक समझा उनको। इसके बाद हमारे पास स्ट्रेटेजिक ट्रेड एडवांटेज आर्गूमेंट है कि द आर्गूमेंट इज दैट गवर्नमेंट सपोर्ट शुड बी अकॉर्डेड टू गेन कंपैरेटिव एडवांटेज इन द हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज विच इज क्रूशियल फॉर फ्यूचर नेशंस सच एज कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसमें होना चाहिए। नॉन इकोनॉमिक आर्गूमेंट, नेशनल डिफेंस, बार्गेनिंग, कीपिंग मनी एट होम एंड साइज ऑफ द इकोनॉमी है आपके पास कि जी हम लोग नेशन डिफेंस की जो चीज़ें हैं, आपकी मिलिट्री की जो आपके डिफरेंट किस्म के टैंक्स हो गए और डिफेंस का जितना भी सामान है, वो अगर आप इस चीज़ का रिलायंस रखेंगे दूसरी का वो क्या कहते हैं उसको, दूसरे जो आपके ममालिक होते हैं उस पर जब आप रखते हैं तो क्या होता है कि जी वो हो सकता है कि आपको वो चीज़ बना के ना दें जो कि दूसरे मुल्क को दे रहे हैं। और इससे ये होता है कि जी उनके पास वो टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद होती है, और जब उनके पास वो टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद होती है तो आप जो है आपके सप्रेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बार्गेनिंग नहीं हो सकती आपकी नॉन प्रोटेक्शन में, ठीक है जी, उसमें क्योंकि सॉरी प्रोटेक्शन कहता हूँ, प्रोटेक्शन में आपके पास बार्गेनिंग के चांसेस नहीं होते। वो इसलिए क्योंकि जब गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है तो फिर आपके पास बार्गेनिंग के चांसेस नहीं होंगे, आपके पास फ्री ट्रेड ही नहीं है, आपके पास कंपटीशन ही नहीं है, तो मोनोपोलाइजेशन हो जाती है वहाँ पे, और जहाँ पे मोनोपोलाइजेशन होती है वहाँ पे बार्गेनिंग जो है वो कर्व कर दी जाती है। इसके अलावा जो है जो मनी है आपके पास, पैसा जो है वो आप
घर पे ही रखते हैं, लाइक अपने मुल्क के अंदर ही सर्कुलेट कर रहे होते हैं, आप बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। साइज ऑफ द होम मार्केट जो है आपके पास वो यार मैं गलत हो रहा हूँ, हाँ ठीक है, सही है। अ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपके पास आर्गुमेंट्स अगेंस्ट प्रोटेक्शन जो है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रोटेक्शन इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एट द एज इट इंक्रीजेज द प्राइस एंड रिड्यूसेस द वैरायटी एंड चॉइसेस। सिंपल सी बात है जो पहले हम लोग बात कर चुके हैं। प्रोटेक्शन मेक्स प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स लेस क्वालिटी कॉन्शियस, ये भी बात हम लोगों ने बता दी है कि जब आपके पास प्रोटेक्शन होगी, फ्री ट्रेड नहीं होगी, बाहर की कोई चीज़ें नहीं आ रही होंगी, तो आपके पास क्या होगा कि क्वालिटी नहीं होगी, आपके पास वैरायटी नहीं होगी, तो वो लेस कॉन्शियस होंगे, जो उनको अवेलेबल होगा वो वही खरीदेंगे। इट इनकरेज द डोमेस्टिक मोनोपलीज, ये भी एक हकीकत है कि जी आपके डोमेस्टिकली जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी मोनोपलाइजेशन हो जाती है, और जब उनकी मोनोपलाइजेशन होती है तो वो आपसे जो है अनवांटेड फायदा आपसे उठा रहे होते हैं, वो एक आपको जो है एक्सप्लॉयटेशन आपकी करने लग जाते हैं। इवन इन एफिशिएंट फर्म्स में फील सिक्योर अंडर द प्रोटेक्शन, इट डिस्करेज इनोवेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास पॉइंट है उन लोगों का जो कि आर्गूमेंट देते हैं अगेंस्ट प्रोटेक्शन के। आपके पास ठीक है, आपकी जो इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, वो तो ठीक है आपकी प्रोटेक्ट हो जाती है, लेकिन इनोवेशन आपके पास नहीं आती है, बिकॉज इनोवेशन आती है बाहर से, और बाहर का रास्ता आप पहले से बंद कर रहे हैं। प्रोटेक्शन लीव्स अरीना ओपन टू करप्शन, ये भी एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट है उनका कि जब आपके पास हर एक चीज आपने गवर्नमेंट के अंदर और अपने मुल्क के अंदर ही रख दी और आपने मोनोपलाइजेशन भी कर दी, जब आपने मोनोपलाइजेशन कर दी तो फिर क्या होगा कि जी करप्शन का एक बाजार गर्म होगा, क्योंकि आपने बाहर से कोई चीज वो कर नहीं दी। अब अगर आप बाहर से वो कोई चीज ले आते हैं और लोगों को लगता है कि जी ओपन ट्रेड है, मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल पेल की कंपनी जो है वो मुझे एक चीज़ सही नहीं बना के दे रही तो मैं हायर की तरफ चला जाता हूं, या हायर मुझे कोई चीज़ सही नहीं बना के दे रही, मैं कैनवुड की तरफ चला जाता हूं। ठीक है, तो क्या होता है कि जी मेरे पास एक वैरायटी होती है और उसमें क्या होता है मेरे ऊपर इम्पोज करने का जो एक उनकी एक एबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। जब मेरे पास उनकी इम्पोज करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, मैं खुद आज़ाद हूँ अपने फैसला करने में, अपनी चीज़ों को खरीदने में, तो करप्शन का जो एलिमेंट होता है उन चीज़ों में कि जी मुझे दिखाया एक चीज़ जाती है और मुझे बेची कोई और चीज़ जाती है, वो चीज़ आपके पास मिनिमाइज हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। जबकि जो आपका प्रोटेक्शन होता है जिसमें आपकी मोनोपलाइजेशन होती है उसमें आपके साथ यही हाथ होता है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, एक ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा आपके पास प्रोटेक्शन लीड्स टू अनइकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, विल सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।